Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Uh, Last time, lecture number 4 में we had studied graphical analysis of motion, in which we studied different graphs and their related MCQs in detail. Okay, this is the next topic in chapter number 3, which is force and motion, and we are going to first study tips and tricks, and then we will apply these tips and tricks to the related MCQs. Okay, so under this topic we have to study two subtopics. Number one है concepts of average speed, velocity and acceleration. Concepts of average speed, velocity and acceleration. और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन है। तो याद रखें, एवरेज स्पीड का मतलब है, अंडर दिस टॉपिक एवरेज स्पीड, नंबर वन एवरेज स्पीड, ठीक है, is represented like this. Average speed, it is represented like this, or sometimes mathematical language में speed is also, average speed is also represented like this. तो average speed का मतलब है total distance divided by total time. This is the formula for the average speed, total distance divided by total time. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर पेशावर से लाहौर जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं। दिस इज़ नेवर नेवर पॉसिबल। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से निकल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो कभी आप तेज़ हो जाते हैं, कभी स्लो, कभी तेज़, कभी स्लो। जब आप मोटरवे पे जाते हैं तो फिर आप यू आर गेनिंग अ पर्टिकुलर स्पीड, अ हाई स्पीड, और फिर जब आप वहाँ पर मोटरवे से उतर जाते हैं तो फिर रश होता है लाहौर में, ठीक है। तो आप कभी तेज कभी स्लो। इसी वजह से हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि पेशावर से अगर आप लाहौर जा रहे हैं तो हम इतने स्पीड से चले जाते हैं। दिस इज नेवर पॉसिबल। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एवरेज। तो एवरेज स्पीड का मतलब है कि आप पेशावर से लाहौर तक जितना टोटल डिस्टेंस है इसको टोटल टाइम से डिवाइड करें, दैट विल बी योर एवरेज स्पीड, और दैट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ योर कार। तो एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जिस तरह अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर एवरेज मार्क्स, तो एवरेज मार्क्स का मतलब है कि आप टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करें। अब मसलन 8 सब्जेक्ट्स हैं तो हर सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करें और फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करें, यू विल गेट द एवरेज। मे बी फिजिक्स में आपके मार्क्स ज्यादा है, अंग्रेजी में कम है, इस्लामियात में कम है, सपोज केमिस्ट्री में ज्यादा है, तो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। एवरेज मार्क्स का मतलब है पर सब्जेक्ट। कभी कभार आप कहते हैं फला खिलाड़ी का जो एवरेज स्कोर है वो इतना है, तो एवरेज स्कोर का मतलब है वो पर बॉल भी पॉसिबल है, वो पर ओवर भी पॉसिबल है, पर मैच भी पॉसिबल है, ठीक है। अब मसलन देखें, एक ओवर में आपको पता है 6 बॉल्स होते हैं, अब कहते हैं फला खिलाड़ी का एवरेज स्कोर इतना है, ठीक है। तो एवरेज स्कोर का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट पर बॉल, ठीक है। अब मसलन 8 बॉल पे छक्का, फिर 4 रन, फिर 2, फिर 0, फिर फला। अब तमाम रन को ऐड करें, नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड करें, यू विल गेट अ पर्टिकुलर एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्कोर। अब मसलन किसी ने सपोज 12 ओवर्स खेले, ठीक है ना, तो पर ओवर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द एवरेज स्कोर तो आप तमाम रन को ऐड करें और नंबर ऑफ ओवर से डिवाइड करें, यू आर गेटिंग द एवरेज स्कोर पर ओवर। अगर आप किसी खिलाड़ी का एवरेज कैरियर में एवरेज वो रन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसने जितने मैचेस खेले हैं उन तमाम मैचेस में तमाम रन्स को ऐड करें, नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड करें, यू आर गेटिंग द एवरेज स्कोर पर मैच। अब मे बी एक मैच में वो बिल्कुल 0 पर है, ठीक है, अफरीदी है,
और किसी दूसरे में बहुत ज्यादा, ठीक है, सेंचुरी वगैरह वगैरह, दिस इज कॉल्ड एवरेज। तो एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी फॉर द एवरेज वी विल अप्लाई दिस फार्मूला, दिस इज अ ट्रिक। इसी तरह इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द एवरेज वेलोसिटी, तो आपको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज आल्सो रिटन लाइक दिस। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब है डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, शाबाश, एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, क्लियर। Displacement is a vector quantity. So remember, whenever you are going to divide a vector with a scalar quantity, you are getting back a vector quantity. For example, देखिए, अगर मैं कहता हूँ डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज अ वेक्टर, क्योंकि इस वेक्टर का ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। अगर आप इस वेक्टर को टाइम से डिवाइड करें सपोज, एंड द टाइम इज लेट 4 सेकंड, तो देखिए व्हाट इज 4 सेकंड टाइम है, दिस इज स्केलर, तो ये स्केलर इस डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता, ये मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करता है, तो यू आर गेटिंग 25 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी द सेम। सर यहां से वी आर गेटिंग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो whenever you are going to divide a vector by a scalar quantity, you are getting back a vector quantity. Or similarly, average acceleration, acceleration is also a vector quantity. So average acceleration का मतलब है, इस तरह भी लिख सकते हैं, average acceleration means total change in velocity, total change in velocity, total change in velocity divided by total time, divided by total time. Total change in velocity means कि फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल माइनस करो, जितना चेंज आ जाता है उसको टोटल टाइम से डिवाइड करो, यू विल गेट द एवरेज एक्सेलरेशन। तो प्लीज विल बी यूजिंग दीज थ्री फार्मूलाज फॉर द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। इधर अगर आप देखिए टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो velocity is a vector quantity. Why? Because displacement is a vector quantity. तो this is a vector and time is scalar. जब आप इस vector को scalar से divide करते हैं, you are getting back a vector quantity. So we'll be using these three formulas for the average speed, velocity and acceleration. Clear? Now we are coming to the other concept. दूसरा concept है concepts of relative velocity, speed and acceleration. ये concept थोड़ा सा tricky है, बल्कि कभी कभार this is somewhat ambiguous for the students. Students अक्सर confuse हो जाते हैं, तो इसकी तरफ आ रहे हैं कि relative velocity, relative speed, relative acceleration का क्या मतलब है, rule will be the same. तो देखो relative velocity का क्या मतलब है, ठीक है, relative velocity का मतलब है velocity of one body with respect to another, velocity of one body with respect to another, speed of one body with respect to another, acceleration of one body with respect to another, is called relative acceleration or speed or velocity. For example, look at, हमारे पास अगर ये है रोड साइड और यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, आराम से बैठे, रिलैक्स बैठे, एक एक कॉन्सेप्ट्स को देखे, देखिए एक एक कॉन्सेप्ट आप देखिए कि इसका क्या मतलब है। दिस इज एन ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर रोड साइड पे खड़ा है, ठीक है, यानी बाहर खड़ा है। सपोज यहां पर ये एक गाड़ी है, दिस इज अ कार,
ठीक है, और ये कार अगर जा रही है 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, ठीक है। व्हेन आई से वेलोसिटी इट मींस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, व्हेन आई से स्पीड तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो लुक एट, अगर ये गाड़ी 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दिस इज अनदर कार, और सपोज ये कार, ठीक है, ये 80 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 80 मीटर पर सेकंड से जा रही है। फॉर दिस ऑब्जर्वर इस कार की वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड। आर यू गेटिंग मी? ये आदमी कहता है इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, और ये आदमी कहते हैं इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक तो इस आदमी के लिए ये दोनों वेलोसिटीज रिलेटिव है, मींस सेम नहीं है, रिलेटिव है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। और दूसरा ये है कि इफ यू आर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो दिस विल बी 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 80 से खुद ये कार जा रही है, तो इस कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस कार विल बी 20 मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ कार ए with respect to car B is 20 meter per second. In other words, you can say the speed of this car with respect to this car is 20 meter per second. इस 20 मीटर पर सेकंड को हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव, यानी इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस कार की वेलोसिटी 20 है, इसके फ्रेम में ये वेलोसिटी 100 है, और इसके फ्रेम में ये वेलोसिटी 80 है। क्लियर? अच्छा, another example, look it, for example ये हमारे पास, अच्छा देखिए इस एग्जाम्पल की तरफ मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले अगर आप इसे इस तरह देखिए, दिस इज फॉर एग्जाम्पल द सेम ऑब्जर्वर, ये वही ऑब्जर्वर है। अब ये जो कार है अगर ये इस डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है, एंड देयर इज अनदर पर्टिकुलर कार, और ये इस डायरेक्शन में 80 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब अगर आप इस आदमी से पूछे व्हाट इज द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ दिस कार, यानी कार ए, तो ही सेज 100 मीटर पर सेकंड, एंड कार बी 80 मीटर पर सेकंड। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। लेकिन देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कार विद रिस्पेक्ट टू दिस कार, तो याद रखिए दीज टू वेलोसिटीज आर एडेड, यानी इट विल बी 180 मीटर पर सेकंड। इस कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस कार इज 180। इन अदर वर्ड्स, इस कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस इज 180। अगर समझ नहीं आ रही तो इस तरह इमेजिन करो, शाबाश, इमेजिन आप कार में बैठे हैं, 100 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक दूसरा बंदा किसी और कार में बैठा हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में 80 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, अगर ये कार ऑपोजिट डायरेक्शन में ओवरटेक करती है, तो वो कार आपको तेज नजर आती है कि स्लो? तेज। क्यों नजर आ रही है तेज? क्योंकि आपकी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी के साथ ऐड हो जाती है, आपकी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी के साथ ऐड हो जाती है, ठीक है, और उसे आप तेज नजर आ जाते हैं क्योंकि वेलोसिटीज आर एडेड। तो याद रखिए, इन दो एग्जाम्पल से वी कंक्लूडेड अ रिजल्ट, और वो रिजल्ट ये मैं बाकायदा लिख रहा हूं कि व्हेन वेलोसिटीज आर पैरेलल एंड यू आर इंटरेस्टेड इन द रिलेटिव वेलोसिटी, तो दे आर सब्ट्रैक्टेड, and when velocities are anti-parallel and you are interested in the relative velocity, so they are added. लेकिन another example, look at, फिर मैं लिख रहा हूं, वो ट्रिक्स में लिख रहा हूं, आप मुझे ये बताएं, शाबाश, now you have to tell, for example if this is a car, ठीक है, और ये कार सपोज 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है,
100 मीटर पर सेकंड से। क्लियर? शाबाश। वो ट्रिक मैं बता रहा हूं। ये 100 मीटर पर सेकंड से ये कार जा रही है। इधर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और एक ऑब्जर्वर इधर है, सपोज इस कार में, और इस ऑब्जर्वर के पास बॉल है। आप मुझे ये बताएं, इधर देखें, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर? अच्छा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर? 100 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बॉल और कार और ये ऑब्जर्वर तीनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो फॉर दिस ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, इस बॉल की वेलोसिटी और इस कार की वेलोसिटी दैट इज द सेम। अगर ये आदमी इस बॉल को सपोज आगे की तरफ फेंके 10 मीटर पर सेकंड से, अब आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर? 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर 1 in 10। अगर कि these two velocities are parallel, but in this case हम इनकी रिलेटिवनेस आपस में नहीं देख रहे, इस विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम देखना चाहते हैं। तो फॉर दिस ऑब्जर्वर these two velocities are added। for this observer these two velocities are added। ठीक है? यानी when velocities are parallel और आप एक बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दे आर सब्ट्रैक्टेड। लेकिन यहां पर आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू अनदर अ थर्ड पर्सन, नाउ दीज आर नॉट सब्ट्रैक्टेड, दे आर एडेड। अब इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में इस बॉल की स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा है और इसके फ्रेम में बॉल की स्पीड या वेलोसिटी कम है। अब आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, लुक एट अनदर वेरी गुड एग्जांपल। यानी ये जरूरी नहीं है कि when velocities are parallel they are always subtracted or when they are anti-parallel they are always added। अगर आप with respect to each other कैलकुलेट करना चाहते हैं तो they are added or subtracted। लेकिन अगर इस तरह है, a very good example, ये बाहर बीआरटी स्टेशन है ना, अच्छा, इसमें सपोज अगर ये इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स, आपको पता है इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स जो है वो खुद जा रही होती है। दीज स्टेयर्स आर मूविंग फॉर एग्जांपल विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब इधर एक आदमी खड़ा है, शाबाश, देखें इधर एक आदमी खड़ा है। आप मुझे ये बताएं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टेयर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन? श्योर? अच्छा, अगर यहां पर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है, स्टेयर्स के ऊपर खड़ा है, ही डजंट मूव, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन? 10 मीटर पर सेकंड। स्टेयर्स की वेलोसिटी और आदमी की वेलोसिटी सेम है। क्लियर? लेकिन देखिए अगर ये आदमी स्टेयर्स के ऊपर भाग रहा है, नीचे भाग रहा है, सपोज विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, ये 12 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो अगर कि स्टेयर की वेलोसिटी और इस आदमी की वेलोसिटी दे आर पैरेलल, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दे आर सब्ट्रैक्टेड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेयर? 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विद रिस्पेक्ट टू दिस? तो दीज टू वेलोसिटीज आर एडेड। क्लियर? अब देखिए दिस विल बी 22 मीटर पर सेकंड। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस इन स्टेयर्स और इस आदमी की वेलोसिटीज आर गोइंग टू बी एडेड अप। तो ये आदमी कहते हैं कि इस आदमी की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड नहीं है, 22 मीटर पर सेकंड। तो अगर कि दीज टू वेलोसिटीज आर एडेड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अ थर्ड पर्सन दे आर एडेड, अगर दे आर पैरेलल। लेकिन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर देखना चाहते हैं तो फिर यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट।
क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस। तो याद रखिए, अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब हम अंडर दिस टॉपिक वी कैन से के velocities are subtracted, ठीक है, when parallel। Velocities are subtracted when parallel. If you are interested to calculate the relative velocity when parallel, to calculate the relative velocity, और याद रखें velocities are added, ठीक है, when anti parallel, ठीक है, to calculate the relative velocity। अगर velocities are parallel and you are interested to calculate the relative velocity, so they are subtracted। or when velocities are anti-parallel and you are interested to calculate the relative velocity, so they are added। लेकिन with some exceptional cases, with respect to a third person अगर आप calculate करना चाहते हैं तो फिर these rules are violated। लेकिन these are the general tricks। when velocities are parallel they are subtracted, when velocities are anti-parallel they are added। and remember, the same two rules are applicable to speed and acceleration। when speeds are parallel, suppose bodies अगर same direction में जा रही हैं, आपको सिर्फ speeds का पता है, तो फिर भी the same rule is applicable। अगर accelerations are parallel and you are interested to calculate the relative acceleration, so they are subtracted। or when accelerations are anti-parallel and you are interested to calculate the relative, so they are added with some exceptional cases, ठीक है। now we are going to solve some MCQs related to these concepts। अच्छा, now we are going to do some MCQs related to the above mentioned tricks and tips यानी concepts। तो MCQ number 1, दिस इज अ वेरी ट्रिकी एमसीक्यू। आप गौर से देखिए, पढ़ें इसका क्या मतलब है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 20 मीटर पर सेकंड। ए और बी के दरमियान, जो स्पीड है, फॉर एग्जांपल कार अगर ए से स्टार्ट लेती है बी की तरफ आती है, सो द स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड। बी और सी के दरमियान स्पीड कितनी है, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। और सी और डी के दरमियान दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन साफ साफ लिखा है कि ये जो स्पीड है, दिस वाज फॉर अ टाइम ऑफ 20 सेकंड, दिस वाज फॉर अ टाइम ऑफ 10 सेकंड एंड दिस वाज फॉर अ टाइम ऑफ 5 सेकंड। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, अक्सर स्टूडेंट्स इसे इस तरह सॉल्व करते हैं। कितने स्पीड्स हैं, 3, तो तीनों को डिवाइड करते हैं और 3 से, सॉरी, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। मसलन 20 प्लस 15 प्लस 10, यू आर गेटिंग 45। 45 डिवाइड बाई 3, तो यू आर गेटिंग 15। तो वो कहते हैं 15, लेकिन इसका आंसर 15 नहीं है। ये जो मेथड मैंने बताया, दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड, दिस इज अ वेरी रफ मेथड, दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड। फिजिक्स हमें बता रही है कि एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला कि एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब आप लोग देखें, अगर आप इधर देखें तो टोटल टाइम हमारे पास है, सपोज t इज इक्वल टू 20 सेकंड प्लस 10 सेकंड प्लस 5, तो दिस इज 35 सेकंड्स। और टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मींस
ये टाइम हमें पता है, ये स्पीड भी पता है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करे, फिर ये कैलकुलेट करे, फिर ये कैलकुलेट करे। तो देखो हमारे पास फार्मूला है S इज इक्वल टू वी टी। तो इधर मैं लिखूंगा S1 इज इक्वल टू, ये स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड multiplied by time is 20. So this will be how much? 400 मीटर। अच्छा, अगर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो S2 कितना आ जाएगा? दिस विल बी 15। ठीक है, S इज इक्वल टू वी टी, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो वी आर गेटिंग हाउ मच? 150 मीटर। और अगर आप S3 कैलकुलेट करें तो दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दिस इज 50 मीटर। सही है, यूनिट्स मैंने नहीं लिखे साथ साथ। ठीक है, बहरहाल अब अगर आप टोटल डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2 प्लस S3 which is 400 मीटर प्लस 150 मीटर, क्लियर, और प्लस 50 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? देना सर अजी जी, 600 मीटर। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी 600 मीटर, और टाइम कितना है? 35 सेकंड। अगर आप 600 को 35 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली वी आर गेटिंग 17.14 मीटर पर सेकंड। आप इसे जरा चेक भी करें मोबाइल या कैलकुलेटर से, जल्दी जल्दी चेक करें। तो याद रखें ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बाय अप्लाइंग द मेथड। अच्छा, this is the second MCQ related to the average speed of a body. तो देखिए लिखा है in a uniformly accelerated motion, accelerated motion है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है दे आर अप्लीकेबल, बिकॉज दीज इक्वेशंस आर अप्लीकेबल टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। The speed of the body varies from 0 meter per second to 20 meter per second in 4 seconds. कहते हैं what is the average speed of the body during the motion? तो आपको पता है एवरेज, देखिए एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दिस इज लाइक इक्वेशन 1, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो टोटल डिस्टेंस मींस S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम 0 टू 20 मीटर पर सेकंड। देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फॉरगेट अबाउट दिस, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमारे पास S आ जाएगा हाफ ए एंड टी इज 4 सेकंड, टी इज 4 सेकंड। ठीक था, this is squared, so this will be 16 by 2, so I'll write 8a, this is equation number 2। अब हमारे पास a नहीं है, तो according to the first equation of motion vf is equal to vi plus at। तो देखें vf is how much? This is 20, vi is 0 और प्लस टाइम इज 4 एंड दिस इज a। तो ये मैं लिख सकता हूं कि 4a is equal to 20, it means a is equal to 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ये वैल्यू इधर पुट करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 8 एंड दिस इज ठीक है 5, तो s इज इक्वल टू ये आ जाएगा 40 मीटर। दिस इज टोटल डिस्टेंस। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस इज 40 मीटर और द टोटल टाइम इज 4 सेकंड, तो 4 10s are 40, so I'll write the average speed is 10 meter per second।
सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए नंबर। अच्छा, एक बात आप याद रखें, बास्टोन से इस तरह करते हैं कि ये स्पीड है तो s इज इक्वल टू वी टी। इस स्पीड को 4 से मल्टीप्लाई करो, 40 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, और 4 से डिवाइड करो तो 10 आ जाएगा। तो इस केस में ये सही है, लेकिन अगर ये जीरो नहीं है, सपोज इट हैज नॉट अनदर वैल्यू, तो देन you will be in trouble. So therefore I followed this method. ठीक है? So this is the average speed of the body during the motion. तो concept ये है कि you will have to apply the formula for the average speed, which means total distance divided by total time, not the statistical method or something else. This is MCQ number 3. लेकिन ये MCQ नंबर 3 थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है। ठीक है? इसका एक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 6 से भी आ रहा है। लिखा है व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स अंडर ग्रेविटी विद टर्मिनल वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल कर रही है तो व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेलोसिटी। देखो, मसलन if this is a very very small particle और आप इसे सपोज हवा में छोड़ दें, तो हवा आपको क्या है, आपको पता है हवा इज अ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है, या फ्लूइड का मतलब है एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो। तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है द मैक्सिमम and constant velocity to which first a body attains and then maintains when passing through a fluid. The maximum and constant velocity to which first a body attains, attain का मतलब है हासिल करना, and then maintains means इसे बरकरार रखता है, when passes through a fluid। तो याद रखें, अगर ये पार्टिकल नीचे आ जाता है, ये पार्टिकल अगर नीचे आ जाते हैं, तो आपको पता है जब ये पार्टिकल नीचे आ जाते हैं इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा 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 ज्यादा। तो रिमेंबर, हमारे पास फार्मूला है एक्सीलरेशन के लिए, व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग या पासिंग थ्रू अ फ्लूइड, दिस इज g एंड 6 पाई ईटा आर वी। इसे कहते हैं स्टोक फोर्स, ठीक है, या विस्कस ड्रैग डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी। जब ये पार्टिकल नीचे आ जाता है, लुक एट द कंसेप्ट, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस तो ये फैक्टर बढ़ जाता है, ये फैक्टर बढ़ जाते हैं। जब ये फैक्टर बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ये फैक्टर इस जी को क्या करता है, बैलेंस। जब ये और ये आपस में बैलेंस हो जाते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। और आपको पता है व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी मींस द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी to which first a body attains and then maintains when passing through a fluid. तो whenever particle attains terminal velocity, तो terminal velocity is constant। मसलन यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सपोज बढ़ जाती है बढ़ जाती है बढ़ जाती है, और यहाँ पर ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड के बाद दिस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब आप मुझे ये बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है? ऑप्शन सी, इट रिमेन्स कांस्टेंट when a particle, when a body attains a terminal velocity, so terminal velocity is constant velocity, therefore the average velocity of the particle या body will be constant। तो ऑप्शन सी सही है। Okay, this is the next MCQ related to the average velocity of a body। लिखा है a ball is thrown vertically upward
After reaching a particular height h, it falls back. What can you conclude regarding means about the average velocity of the ball? तो आप मुझे ये बताएं एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। देखिए एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट divided by total time. Total time. Now look at the logic. अगर आप किसी बॉल को देखिए ऊपर फेंके, look at, आप इसे ऊपर फेंके तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा 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 मैक्सिमम, और जब बॉल नीचे आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम 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 जीरो। तो आप मुझे ये बताएं व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? दैट इज जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सपोज अगर ये डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव ले लें बिकॉज इट इंक्रीजेस, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्लस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, is equal to zero. The total displacement covered by the body is equal to zero. The total distance is not equal to zero. Total distance zero नहीं है। अब मसलन ये डिस्टेंस है सपोज 10 मीटर, तो बॉल 10 मीटर ऊपर जाएगा, 10 मीटर नीचे आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल विल बी 20 मीटर। लेकिन द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डज हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो वापसी पर दिस इज नेगेटिव, आप दोनों को ऐड करें द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो आई विल राइट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, देयरफॉर वी से द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। Okay, this is another MCQ related to the average velocity. MCQ number 5. A car moves in a circular path या straight around a tree. What can you say about its average velocity? तो for example, अगर ये हमारे पास suppose एक ट्री है, this is a tree, ठीक है, और इसके अराउंड एक कार मूव कर रही है like this, तो आप ऐसा करें, look at, कोई भी पॉइंट अगर आप यहां पर कंसिडर करें, मसलन इफ दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट ए, कार अगर यहां से स्टार्ट लेकर वापस इधर आ जाती है, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? जीरो। या आप इधर एक पॉइंट कंसिडर करें, यहां से कार स्टार्ट लेती है एंड इट इज कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, सो द नेट या द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। सो अप्लाइंग द फार्मूला फॉर द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो डिवाइड बाय टाइम इज जीरो। सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज जीरो। ऑप्शन बी सही है। Okay, this is MCQ number 6. A car moves in a circular path around a tree. What can you say about its average speed? MCQ number 5 में we were talking about the average velocity and this is average speed. तो look at, average speed का क्या मतलब है? अब ये मैं इससे हटा रहा हूं, ठीक है, ये मैं इस तरह लिख रहा हूं। देखें एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आप मुझे बताएं अगर ये कार पॉइंट ए से स्टार्ट लेकर वापस आ जाती है तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? दैट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। द टोटल डिस्टेंस इज not equal to zero, therefore the average speed of the body is not equal to zero. Average velocity will be zero, average speed zero नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही। अच्छा, दिस इज MCQ नंबर 7, लेकिन दिस MCQ इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द relative speed या velocity. ओके, नाउ लुक एट, लिखा है a man in a car is moving with a velocity of 50 km per hour
speed with respect to the car is, for example, ये एक कार है, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल एमसीक्यू, और ये कार 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और इसके अंदर एक आदमी है, ठीक है। यहां पर अगर बाहर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, आप मुझे ये बताएं विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर कार की वेलोसिटी कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। इस आदमी की वेलोसिटी कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू दिस। लेकिन आप मुझे ये बताएं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द कार? तो जीरो। देखिए जिस वेलोसिटी से कार जा रही है उसी वेलोसिटी से ये आदमी भी जा रहे हैं, क्योंकि ये जो आदमी है ये इस कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है, यानी जिस वेलोसिटी से ये फ्रेम जा रहा है, ये कार जा रही है, उसी वेलोसिटी से आदमी भी जा रहा है। सो द वेलोसिटी ऑफ द मेन विद रिस्पेक्ट टू द कार विल बी जीरो, एंड दिस इज कौन सी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस एमसीक्यू में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, तो ऑप्शन सी सही है। दिस इज एमसीक्यू नंबर 8, ओके, और this is also related to the average speed or velocity, लेकिन लिखा है a train covers half of its journey with a speed of 20 meter per second and other half with the speed of 30 meter per second। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, न जर्नी हमें गिवन है कि इतनी जर्नी है, ठीक है, इतना डिस्टेंस है। कहते हैं द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। तो फिर वही कॉन्सेप्ट है। देखिए अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसमें न टाइम हमें गिवन है न डिस्टेंस गिवन है, दो स्पीड्स गिवन है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं 20 और 30 को ऐड करते हैं और 2 से, तो आपको पता है 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 25, वो फौरन कहते हैं द आंसर इज 25 व्हिच इज रॉन्ग। इसका आंसर 25 नहीं है, बिकॉज जो मेथड मैंने आप बताया दिस स्टैटिस्टिकल मेथड। आप मुझे ये बताएं एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। वी आर स्ट्रेसिंग ऑन दिस फार्मूला, बार बार मैं बता रहा हूं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। यू have not to apply the statistical method because that is very rough method, okay। अच्छा अब आपकी मर्जी है, ये जर्नी आप जितना भी लेते हैं, मसलन एक ट्रेन है, ठीक है, वो यहां से स्टार्ट लेकर इधर आ जाती है, बी पर आ जाती है, तो ये इसका हाफ है सपोज। आपकी मर्जी, अगर ये टोटल डिस्टेंस आप x लेते हैं तो दिस विल बी x बाई 2, दिस विल बी x बाई 2। आपकी मर्जी, आप टोटल डिस्टेंस 100 मीटर ले लें तो दिस विल बी 50, दिस विल बी 50। आप टोटल 10 मीटर ले ले तो दिस विल बी 5 मीटर, दिस विल बी, जिस तरह आपकी मर्जी है उसी तरह। लेकिन मैं इस टोटल डिस्टेंस को 2x लेता हूं, आसान 2x। तो इसमें आप देखिए ये क्या होगा x और ये क्या होगा x, और साफ साफ लिखा है कि ये 20 मीटर पर सेकंड से कवर कर रही है और ये 30 मीटर पर सेकंड से कवर कर रही है, ठीक है। तो याद रखें एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस। आई विल कॉल दिस डिस्टेंस s1, ठीक है, एंड दैट डिस्टेंस x2। तो टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 एंड टोटल टाइम t1 प्लस t2। Understand? This is the total distance covered by the body, by the train, and this is the total time. तो देखिए आप मुझे ये बताएं S1 कितना है x, x2 कितना है x, and this is t1 plus t2. So I'll write it like this. The total distance is 2x and this is t1 plus t2. Let this is equation number 1. अब हमने t1 कैलकुलेट करनी है t2। तो देखिए ये डिस्टेंस कितना है x और वेलोसिटी या स्पीड कितनी है दैट इज 20। तो s इज इक्वल टू vt फार्मूले से मैं इसे कर सकता हूँ। अगर आप लोग इस तरह लिखिए s1
इज इक्वल टू V1 इंटू T1। तो T1 इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाई क्या लिखूं V1। तो ये मैं लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू S कितना है S1 X वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास है T1। इसी तरह T2 कैलकुलेट करो तो इसी तरह X डिवाइडेड बाई 30 दैट इज X डिवाइड बाई 30। तो ये हमारे पास है T2। अब आप ऐसा करें T1 प्लस T2 कैलकुलेट करो तो ये है X डिवाइडेड बाई 20 एंड दिस इज X डिवाइडेड बाई 30। इसका एलसीएम ले लो क्या आता है 60। तो इधर आ जाएगा 3x और इधर आ जाएगा 2x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 60। इज इट 5 12 आर 60। तो x बाई 12 दिस इज T1 प्लस T2। आप ऐसा करें T1 प्लस T2 का ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो देखिए एवरेज स्पीड आ जाएगी टोटल डिस्टेंस इज 2x और टोटल टाइम इज x डिवाइडेड बाई 12। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2x और ये x बाई 12 अगर ऊपर चला जाए तो दिस विल बिकम 12 बाई x। ये x के साथ कैंसिल करो तो दिस इज 24 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर 24 मीटर पर सेकंड है 25 ना। अक्सर स्टूडेंट्स 25 लिखते हैं तो ये सही आंसर है। शाबाश। अच्छा MCQ नंबर 9 लिखा है कि a 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग वेस्ट at a speed of 10 meter per second. A small bird flying east at a speed of 5 meter per second crosses the train. Question ये है कि what is the time taken by the bird to cross the train? For example ये हमारे पास अगर ईस्ट है ये वेस्ट है तो ट्रेन वेस्ट में जा रही है ठीक है with a speed of 10 मीटर पर सेकंड और ये जो बर्ड है ये ईस्ट में जा रहा है with a speed of 5 मीटर पर सेकंड। तो नंबर 1 तो ये है कि बर्ड और ट्रेन दे आर मूविंग इन एंटी पैरेलल दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमने पढ़ा था ट्रिक्स में कॉन्सेप्ट्स में कि व्हेन वेलोसिटीज आर एंटी पैरेलल तो दे आर एडेड। तो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी देखें रिलेटिव वेलोसिटी तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है velocity of the train plus velocity of the bird. So the relative velocity is velocity of the train is 10 meter per second और velocity of the bird is 5 meter per second। तो हमारे पास ये relative velocity आ जाती है 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि ये परिंदा ये बर्ड इस 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगा। ये परिंदा इस ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगा यानी वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम एंड द डिस्टेंस इज हाउ मच 120 डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखिए द डिस्टेंस इज 120 मीटर पर सेकंड एंड वी आर इंटरेस्टेड इन टाइम। हमारे पास फार्मूला है s इज इक्वल टू वी टी s is equal to vt. This is relative velocity multiplied by time. So time can be calculated as s divided by relative speed or velocity. So what is this? This is 120 meter. And what is this? This velocity is 15 meter per second. ये सेकंड ऊपर चला जाएगा और मीटर मीटर के साथ कैंसिल 120 by 15 से क्या आता है 8 सेकंड आता है। So in how much time the bird will cross the train in 8 seconds? अच्छा is it? तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी। अब जरा देखिए गौर से देखिए अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए आप मुझे बताएंगे शाबाश सोचें। अगर इस तरह एमसीक्यू आ जाए कि सपोज
The train is moving towards west with the speed of 10 मीटर पर सेकंड। और ये जो परिंदा है, जो बर्ड है, ये परिंदा भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। In how much time the bird will cross the train? The speed is the same, 5 मीटर पर सेकंड। अगर ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और इसी डायरेक्शन में ये परिंदा 5 मीटर पर सेकंड से पीछे पीछे जा रहा है, तो ये परिंदा इस ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगा? It will never cross the train. It will never cross. It will never cross the train. Understand? अच्छा, अगर ये इस तरह है, look it. For example, अगर इस परिंदे की जो स्पीड है, सपोज ये 15 मीटर पर सेकंड और ये इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में जा रहे लाइक दिस, तो फिर कितने टाइम में क्रॉस करेगा? तो अब देखिए 15, ये और ये वेलोसिटी दे आर पैरेलल, तो दे विल बी सब्ट्रैक्टेड, so the net velocity will be 5 meter per second. So 5 meter per second is the velocity and the length is 120. So 120 divided by 5, 24 seconds. Then it will cover the train, यानी cross the train in 24. लेकिन अगर इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और सेम डायरेक्शन में ये बढ़ जा रहे, the bird will never be able to cross the train. This is never possible. Understand? Got it? अच्छा देखिए, दिस इज MCQ नंबर 10. Two cars approaching each other. The distance between them decreases at the rate of 8 मीटर पर सेकंड. अगर दो कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही है, अप्रोच का मतलब है एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर पर सेकंड से कम हो रहा है। इसका रेट ऑफ डिक्रीज क्या है? 8 मीटर पर सेकंड। तो देखिए वेलोसिटीज आर एंटी पैरेलल, तो दे आर एडेड। तो याद रखिए v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 8। क्लियर? और कहते हैं कि अगर ये दोनों कार सेम टू कार्स हैं, if they are moving along the same direction, तो फिर velocities are parallel. When they are parallel, they are subtracted. तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है अब वो बढ़ जाते हैं सपोज, ठीक है? तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? v1 और v2 में। वी आर इंटरेस्टेड इन v1 एंड v2। तो आप ऐसा करें, लुक एट, इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो दे आर कैंसल्ड आउट। v1 प्लस v1, ये 2v1 आ जाएगा और इससे आ जाएगा 14, तो v1 कितना आ जाएगा? 7 मीटर पर सेकंड। ये 2 नीचे आ जाए तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, आप ऐसा करें, v1 का ये वैल्यू या तो इसमें पुट करो या इसमें। मसलन अगर आप इसे इधर पुट करें, आपकी मर्जी है। मसलन इधर आप पुट करें v1 का वैल्यू 7 एंड दिस इज माइनस v2 एंड दिस विल बी 6, ठीक है? तो माइनस v2, ये 7 उस साइड पे चला जाए तो यू विल गेट 6 माइनस 7, सो माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस 1। दीज आर कैंसल्ड, इट मीन्स v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। आप लोग देखें, अगर v1 आप, ये v1 अगर आप 7 ले लें और v2 आप 1 ले लें, तो 7 प्लस 1 वी आर गेटिंग 8। दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। और अगर ये v1 आप 7 ले लें और v2 आप 1 ले लें, तो 7 माइनस 1 6। द सेकंड इक्वेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो सही ऑप्शन है सी। अच्छा, ओके, दिस इज MCQ नंबर 11। लिखा है अ ट्रेन इज मूविंग वेस्टवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। A bullet is fired from the front of the train eastward with a velocity of 20 meter per second, crosses the train in 5 seconds. Question ये है कि what is the length of the train? तो length of the train का मतलब है we have to calculate the distance. तो गौर से देखो, अगर ये ट्रेन है, ये ट्रेन वेस्टवर्ड जा रही है, देखिए ये वेस्ट की तरफ जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड,
और फ्रंट में इधर अगर एक आदमी खड़ा है, सपोज आप इसे बाहर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे बाहर इधर शो करें तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल अगर ये इस बॉल को इस तरह फेंके, सॉरी बुलेट को इस डायरेक्शन में फायर करे विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो ये जो बुलेट है ये इस ट्रेन को 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, ट्रेन की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी, दे आर एंटी पैरेलल। व्हेन वेलोसिटीज आर एंटी पैरेलल दे आर एडेड। और टाइम हमें गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट द लेंथ या द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन। इस तरह लिखेंगे, the relative velocity is equal to velocity of the train plus velocity of the bullet. They are added. Why? Because they are anti-parallel. So this velocity is 5 meter per second, while this velocity is 20 meter per second. So the relative velocity is a 25 मीटर पर सेकंड, ये relative velocity है। और टाइम हमें गिवन है 5 seconds and we have to calculate the length of the train, मतलब s या l कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फार्मूला है s इज इक्वल टू वी टी विच इज वी आर इंटू टी। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बराबर होगी, दिस इज 25 मीटर पर सेकंड एंड द टाइम इज 5 सेकंड। सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल करो and 5 25s are 125. So this is 125 meter. So the train is how much long? It is 125 meter. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। Okay, this is MCQ number 12, which is also related to the relative velocity. लिखा है two trains each 30 meter long are traveling in opposite directions with velocities 5 meter per second and 10 meter per second. They will cross each other after. यानी we are required time. We are going to calculate the time. देखो अगर ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन की जो लेंथ है ये 30 मीटर है और इस ट्रेन की जो लेंथ है ये भी 30 मीटर है। अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा, ये अगर 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही है और ये 5 मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट में जा रही है, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दे आर एंटी पैरेलल। व्हेन वेलोसिटीज आर एंटी पैरेलल दे आर एडेड टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये दोनों वेलोसिटीज ऐड करेंगे और वी विल कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी। और आप देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 60 मीटर। दिस इज 60 मीटर। तो क्वेश्चन ये है कि ये ट्रेन इस ट्रेन को यानी दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, दिस द क्वेश्चन। तो देखिए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम, वी आर कैलकुलेटिंग द टाइम, is it? And the relative velocity is velocity of one train plus velocity of another. Chunki they are anti-parallel, they are added. So relative velocity is 5 meter per second plus 10 meter per second. So the relative velocity is how much? 15 meter per second. This is relative velocity. And the total distance, the total length is, एक ट्रेन की लेंथ 30 मीटर है, दूसरे की भी 30 है, तो टोटल इज, तो दिस एस डिस्टेंस या लेंथ इज 60 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी आर टी। टाइम कैलकुलेट करो तो एस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। सो दिस इज हाउ मच? 60 मीटर एंड दिस इज 15 मीटर डिवाइड बाय सेकंड। ये सेकंड इधर ऊपर आ जाएगा और मीटर मीटर के साथ कैंसिल करें और 15 4s are 60. So the time taken will be 4 seconds. This is the required time. Is it? So कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, okay, this is MCQ number 13 which is related to the average concept of speed या velocity. कहते हैं a car travels half the distance with a speed v.
and the remaining distance with a speed 2v. अब स्पीड हमें गिवन नहीं है, v है, जितनी भी है फॉरगेट अबाउट दैट. ओके, कहते हैं इट्स एवरेज स्पीड एस. आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें. ठीक है, तो याद रखें अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि v और 2v को ऐड करते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड. सही मेथड क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. ठीक है, तो देखें मसलन एक कार है, वो अगर ए से स्टार्ट लेती है सपोज बी तक, ये हाफ डिस्टेंस है और फिर ये अदर हाफ है. कितना? दिस इज फॉर एग्जांपल सी. क्लियर? अब आप लोगों की मर्जी है कि ये डिस्टेंस आप जितना भी लेते हैं, लेकिन फिर वही जो हमने लास्ट टाइम वो किया था ट्रेन के लिए, अगर ये टोटल आप 2x ले ले तो दिस विल बी x एंड दिस विल आल्सो बी x, तो कैलकुलेशन इजी होगा. इसको स्पीड v से कवर कर रही है और इसको स्पीड 2v से. तो मतलब इसका मतलब है कि कार यहाँ पर स्लो जा रही है और यहाँ पर डबल स्पीड यानी तेज जा रही है. तो इसके लिए जो टाइम है ये टाइम क्या होगा? ज्यादा, और ये टाइम क्या होगा? कम. तो हमारे पास देखिए आई विल राइट लाइक दिस. एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस यानी s1 प्लस s2 divided by total time t1 plus t2. So I can write it like this. What is s1? X. What is x2? X divided by t1 plus t2. So the average speed is 2x divided by t1 plus t2. This is lead equation 1. Now we are going to calculate t1 and then t2. तो इसके लिए अगर आप t1 कैलकुलेट करें तो हमारे पास फार्मूला है s1 इज इक्वल टू v1 t1. तो t1 बराबर होगा s1 डिवाइडेड बाय v1. तो देखिए आई विल राइट t1, s1 कितना है x और v1 कितना है v. तो ये हमारे पास है सपोज इक्वेशन 2. और सिमिलरली t2 कितना आ जाएगा? x डिवाइडेड बाय 2v. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब t1 और t2 को ऐड करो तो यह आ जाएगा x बाई v और प्लस x बाई 2. व्हाट इज द एलसीएम? 2v इसका एलसीएम ले ले तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू एलसीएम इज 2v. तो इससे आ जाएगा टू एक्स प्लस x. तो ये आ जाएगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय 2v. शाबाश, सही है. इक्वेशन नंबर 4. आप ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 4 को 1 में पुट करो. ये इक्वेशन 1 में पुट करें. अगर आप इसे 1 में पुट करें तो ये आ जाएगा 2x. क्लियर? और डिवाइडेड बाय 3x और डिवाइडेड बाय 2v. सही है. ये 2v अगर ऊपर चला जाए, इज इट, तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाय 3x. ये x के साथ कैंसिल करो तो 2 जार 4 एंड v एंड डिवाइडेड बाय 3. दिस इज द एवरेज स्पीड. कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है. आप अगर इसे स्टेटिस्टिकली करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो v प्लस 2v 3v और 2 से डिवाइड करते हैं. दो स्पीड्स है तो 2 से डिवाइड, तो दे गेट 2v बाई 3. तो आप लोग देखिए इसमें 2v बाई 3 भी है, लेकिन इसका सही ऑप्शन है 4v बाई 3. ठीक है. अच्छा ओके, दिस इज एमसीक्यू नंबर 14. लिखा है अ ट्रेन मूव्स with a constant speed towards east. स्पीड हमें गिवन नहीं है जितनी भी है, लेकिन ये ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रही है. अ पर्सन सिटिंग ऑन अ सीट फेसिंग ईस्ट. अगर ये एक आदमी है सीट पर सपोज बैठा हुआ है और ठीक है इसका जो फेस है ये भी ईस्ट की तरफ है. ठीक है.
टॉसेस अ काइन, किसी काइन को ऊपर फेंकता है, टॉस करता है। तो क्वेश्चन ये है कि द काइन विल फॉल। ऑप्शन ए में लिखा है बिहाइंड हिम, बिफोर हिम, बैक इनटू हिज हैंड, नन ऑफ दिस। तो याद रखें, लुक इट, अगर ये ट्रेन कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से जा रही है, मसलन सपोज अगर ये 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है, अगर ये ट्रेन, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये आदमी भी 100 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, ये बॉल भी 100 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। जब ये आदमी इस बॉल को ऊपर फेंके, ये अगर देखिए इस तरह ऊपर फेंके, बॉल अगर ऊपर फेंके, तो अब बॉल की वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स है? 2। अब ये बॉल आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आ रहा है और हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है, तो इस बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ट्रेन के बराबर है, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आ रहे हैं। अब मसलन ये बॉल अगर इस तरह नीचे आ रहे तो हॉरिजॉन्टली भी जा रहे हैं। अब अगर ये हॉरिजॉन्टली इधर आ जाए और वर्टिकली इधर, फिर हॉरिजॉन्टली इधर, वर्टिकली इधर, हॉरिजॉन्टली इधर, वर्टिकली आप देखिए इधर इधर, तो उसी हिसाब से ये ट्रेन भी आ रही है, उसी हिसाब से ये आदमी भी आ रहा है। ये आदमी भी इधर आ जाएगा, और जब ये आदमी इधर ही आ जाता है ऑटोमेटिकली ये बॉल इसके हैंड में आ जाता है। ये तब जब ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर। लेकिन याद रखिए इसमें 2 और एमसीक्यूज हैं। मसलन अब आपने सोचना है, देखो ट्रेन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और आप बॉल ऊपर फेंके और फिर ट्रेन आप एक्सेलरेट करें, तो आप मुझे ये बताएं बॉल किधर जाएगा? बिहाइंड। क्योंकि अब बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ट्रेन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दे आर नॉट मैचिंग, बल्कि ट्रेन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बॉल से बढ़ जाती है, तो ट्रेन आगे चली जाती है और बॉल पीछे की तरफ। ठीक है। तीसरा एमसीक्यू, अगर ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और आप इसे ऊपर फेंके, बॉल को ऊपर फेंके और फिर आप ब्रेक अप्लाई करें, तो अब ट्रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम हो जाती है और बॉल की वेलोसिटी वही 100 है सपोज, तो इन दिस केस द बॉल विल गो, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बॉल जो है वो आगे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, दीज आर 3 एमसीक्यूज। ओके।